रियासतनामा देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासी उथल पुथल मची हुई है। पॉपुलर गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जो नुमाइंदे हैं वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं उस पर भी आज चर्चा की जाएगी। जो जिला इंतज़ामिया है या फिर हमारा रियासत का इंतज़ामिया है वो किस तरह से अपना रोल अपना दायित्व निभा रहा है, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। आज इन पूरे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय शर्मा जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ में रिप्रेजेंट करते हैं एक पंचायत को, यानी कि सरपंच हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर नए PRIs जो अब आए हैं किस तरह से उनका कार्य जो है वो चल रहा है और मौजूदा हालात खास करके रियासत जम्मू कश्मीर के जो अभी बने हुए हैं वो किस तरह से हैं। क्या क्या ऐसा कभी पहले इतिहास में हुआ, या आने वाले भविष्य में जो है वो क्या रहेगा। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। नमस्कार। सबसे पहला सवाल रहेगा कि जो इस वक्त पूरे मौजूदा हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, किस तरह से देखते हैं इन हालातों को। काफ़ी देर से पॉपुलर गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है, LG प्रशासन है, क्या देखते हैं किस तरह के हालात हैं। देखिए निशांत जी, सबसे पहले जो देखने वाली बात ये है कि 1990 के बाद मेरे ख्याल में ऐसे हालात, जब से हमने अपनी होश संभाली है तब से ऐसे हालात देखने को 1990 के बाद दिख रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी 2014 के इलेक्शन में कहती थी बहुत हुई आतंकवाद की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आपके समक्ष सब कुछ आपको दिख रहा है इस वक्त क्या हालात हैं कश्मीर में। आज की डेट में कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे बदतर हालात पिछले 15-20 साल से कभी भी देखने को नहीं मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू से एजेंडा रहा है कि इलेक्शन को हो या फिर किसी भी रियासत में इनकी राजनीति जो है वो बेस्ड होती है कम्युनलिज्म के ऊपर। ये लोग हिंदू वर्सेस मुसलमान करना चाहते हैं और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको जम्मू कश्मीर में मिलता है। और जम्मू कश्मीर के अब इन्होंने 2 टाइप के हालात बना दिए हैं। यहाँ रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स तो ये कर ही रहे हैं, दूसरा जी अब रीजनलाइज पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं कि कश्मीर वर्सेस जम्मू इन्होंने बना के रख दिया है कि हम जम्मू के लिए ये करेंगे, हम कश्मीर के लिए ये करेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि ये इनके जितने भी दावे थे अभी तक वो सभी खोखले साबित हुए हैं। ये कहते थे हमने आतंकवाद को ख़त्म कर दिया, पहले इनका था कि हमने 370 हटा दी, हमने 35A हटा दी तो अब मिलिटेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब कश्मीर में रोज़गार आएगा, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्टर्स वहाँ आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ का कश्मीर का जो यूथ होगा उसको रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से मिलिटेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं इनके अपने सरकारी आंकड़े ये हैं कि कश्मीर में अभी तक एक भी इन्वेस्टर वहाँ नहीं आया है। यहाँ तक कि जम्मू प्रोविंस के लोगों ने भी अभी तक कश्मीर में इन्वेस्टमेंट नहीं की है। आप बाहर के लोगों को तो छोड़िए, जो लोग लखनपुर के पार वाले लोग हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट को छोड़िए, जम्मू के लोगों ने भी अभी तक कश्मीर में इन्वेस्टमेंट नहीं की है कि जम्मू का कोई व्यापारी या जम्मू का कोई बिजनेसमैन जाके कश्मीर में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये ऐसे हालात इन्होंने बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीका अपना लिया है। हम बचपन में एक कहावत सुना करते थे कि बारात को वापस भेजने का तरीका क्या है। तो कुछ लोग कहते थे बारात को अगर वापस भेजना है तो बारातियों की पिटाई करो तो बारात खुद ब खुद भाग जाएगी। अब बीजेपी वालों ने क्या हथियार अपनाया, ये कहते हैं कि बारातियों की पिटाई करने की ज़रूरत नहीं है, दूल्हे की पिटाई करो, दूल्हे को गोली मारो, बारात खुद ब खुद भाग जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी ने ये एक सिस्टम जम्मू कश्मीर में बना लिया है जिसका नज़ारा आपको 10 दिन 15 दिन पहले देवेंद्र सिंह राणा और उनके साथ सुरजीत सिंह सलाथिया के रूप में देखने को मिला। कितने लोग उनके पीछे थे, जो लोग बीजेपी के साथ पिछले 20 सालों से लड़ाई लड़ते आ रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बारातियों को कुछ नहीं कहा, उन्होंने सीधा लाड़े को गोली मारी कि इसको गोली मारो, सीधा इसको इधर लाओ, ये सारे के सारे पीछे भाग जाएंगे और आ जाएंगे इधर। ये हालात इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधा रखा है कि जो मानता है आने के लिए ठीक है, जो नहीं मानता है उसको दूसरे तरीके से ले आओ। ED भेज दो, इनकम टैक्स वाले भेज दो, CBI लगा दो, केस कोई पुराना किसी पॉलिटिकल लीडर का कोई केस है उसको निकाल दो। तो इसी तरीके से एक डर का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। अगर हम ग्रास रूट लेवल पे देखें तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का कोई भी आम
जन जो है वो खुश है या इनकी पॉलिसी से वो खुश लग रहा है। लोकतंत्र की मजबूती की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत किया जा रहा है, लेकिन इस लोकतंत्र में आप देखिए कि चुनी हुई सरकार नहीं है, इंतज़ामिया जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल किए हुआ है। क्या देखते हैं कि किस तरह से लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है, किस तरह का लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहाल है और इंतज़ामिया को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए मैं निशांत जी आपको एक स्पष्ट मेरा एक कोशिश रहती है स्पष्ट बात की जाए, और मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, एक सरपंच हूँ, मैं वही बात करता हूँ जो मैं शाम को कहीं चौक पे खड़े होकर लोगों से महसूस करता हूँ। आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, आप हर जगह घूमते हैं, आप बताइए कि लोग इस वक्त कौन सा लोकतंत्र महसूस कर रहे हैं, कहाँ का लोकतंत्र है आज की डेट में? आप मुझे बताइए, गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने ये ब्लॉक दिवस नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था, बैक टू विलेज शुरू किया। ये प्रोग्राम इन प्रोग्राम्स के पीछे मोटिव ये था कि आपकी डेमोक्रेटिक सरकार जब नहीं होती है तो लोगों का अपनी समस्याओं को आगे पहुंचाने के लिए उनका कोई होता नहीं है, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया कि भाई आप लोग लोगों के बीच में जाओगे, आप लोग लोगों के बीच में से मुद्दे लाओगे कि भाई लोगों को क्या समस्या है, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। अब आप देख रहे हैं इस वक्त, मैं आपको एक सरपंच होने के नाते चैलेंज करके कहता हूं, मैं कहता हूं इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, आप इनको पूछिए, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूछिए, जो भी लोग इनके आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अपना ब्लॉक दिवस कर रहे हैं, और मुझे लगता है हफ्ते में 2 दिन ब्लॉक दिवस है जी। इस ब्लॉक दिवस की मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ क्या। 2 दिन ऑफिसर पिकनिक मनाते हैं, 2 दिन ऑफिसर अपने दफ्तरों से निकलते हैं, लोगों की समस्या सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन आज तक सिर्फ समस्याएं सुनी जा रही हैं। उन समस्याओं का आप कहें कि 1% भी कोई उनका निवारण हुआ है या 1% भी उनके ऊपर वर्क हुआ है, वो नहीं हुआ है। आपको मैं सीधी सी एग्जांपल बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कंफ्यूज करके रखा हुआ है, उनको दिमागी तौर पे इतना परेशान किया। मैं कहता हूँ जो परसों एक इंसिडेंट हुआ है वो आपके चैनल ने भी दिखाया है जी। उस इंसिडेंट में मैंने एक बात नोट की है, उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब का भी मुझे कोई लगा नहीं कि वो गलत थे। अब डिप्टी कमिश्नर साहब को इतना कंफ्यूज किया हुआ है, 14 बीडीसी होंगे मेरे ख्याल में, 14 इस वक्त डीडीसी बने हुए हैं, साथ में बीडीसी भी हैं, साथ में 5 सरपंच भी हैं, और हर हफ्ते 2 दिन डिप्टी कमिश्नर को समस्याएं सुनने के लिए जाना पड़ता है। मैं वहाँ एक चीज़ नोट कर रहा था कि डिप्टी कमिश्नर साहब बीच में बैठे हुए हैं, उनकी दाहिनी तरफ, उनकी बाईनी तरफ डीडीसी के जो चेयरमैन हैं हमारे, वो बैठे हुए हैं, साथ में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी का बैठा हुआ, जहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी का वहाँ बैठ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो बैठा हुआ है। उसके साथ में वहाँ की जो कंसर्न, जो जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है डीडीसी, वो भी बैठी हुई है, क्योंकि उनका बैठना बनता था। अब एक लंबरदार बीच में से उठता है, वो इस उम्मीद से उठता है कि मैं डीसी साहब को इस तरीके से बोलूँगा, मेरे लीडर ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि जब आपका लीडर ऊपर बैठा हो, चेयर पे आपका जनप्रतिनिधि बैठा हो, तो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि मेरा प्रतिनिधि ऊपर बैठा हुआ है, मैं इस वक्त ऑफिसर को क्वेश्चन करूँगा, और ज़रूर करूँगा, और बड़े दमखम के साथ करूँगा। लेकिन मजबूरी इस बात की है बेचारों की, उस आदमी की बदकिस्मती देखो, उसको ये नॉलेज नहीं कि जो ऊपर बैठे हुए हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं, वो कठपुतलिए हैं। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के दिन रात चापलूसियाँ कर रहे होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे पीछे घूम रहे होते हैं। अब उस लंबरदार की मैं पूरी बात को सुन रहा था, उसने डीसी साहब के खिलाफ एक भी बात नहीं की। उसने कहा कि ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये लोग जनाब बहाने बनाते हैं। अब किसी ने डीसी साहब के कान में डाल दिया होगा कि जनाब ये तो लंबरदार है, इस लंबरदार को आप फटकार लगाइए, ये ज़्यादा लीडर बनता है। तो डीसी साहब ने बेचारों ने फटकार लगा दी। अब मैं सोचता हूं कि उसमें डीसी साहब का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि डीसी साहब को घेरा ही ऐसे डाला हुआ है कि डीसी साहब को समझ नहीं आती कि मेरे आसपास के जो बैठे हुए हैं, ये सारे लोग मुझे एक किस्म का बीच में मोहरा बना के बैठे हुए हैं। ये अपने उससे अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने सारा जो है, सारा जो कसूरवार है वो डीसी साहब को ठहराना। हम भी उस पूरे स्पॉट में थे, मैं वहाँ पे मौजूद था। क्या आपको नहीं लगता कि आप अभी ज़िला इंतज़ामिया को जो है बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से ज़िला इंतज़ामिया का रवैया था, चाहे किसी ने कान में फूंका हो जो कुछ भी, लेकिन जनता दरबार में इस तरह का रवैया, वो भी एक जिला उपायुक्त का, IAS ऑफिसर का, तो क्या देखते हैं? नहीं, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं डीसी साहब को कहीं किसी बात के लिए कह नहीं रहा हूँ कि वो ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हुई है,
और सिचुएशन खुद ब खुद डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुद की हुई है क्रिएट। वो मैं एक किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता हूँ, आपने बता दिया। हम लोग कहीं ऑफिस में जाते नहीं हैं, क्योंकि इनके जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, इन्होंने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं, उनका जीना हराम किया हुआ है। ये लोग आप 24 घंटे चले जाइए, किसी भी ऑफिसर के पास चले जाइए, उनका आपको ये फलाना प्रधान है, ये दूसरा प्रधान है, ये इस विंग का प्रधान है। इन्होंने इतने प्रधान बना दिए हैं कि जितने भी आप ऑफिसर देखेंगे उन सबकी चेयर के साथ एक चेयर लगी होती है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, एक चेयर होती है जो साइड पे रहती है। उस चेयर पे आपको इनकी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, जो पूरा दिन बैठेगा, जो पूरा दिन उस ऑफिसर को परेशान कर रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीसी साहब की लैंग्वेज सही थी। एक IAS ऑफिसर को ये मुझे लगता है कहीं हद तक, मैं भी खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं भी मानता हूँ एक IAS ऑफिसर को पब्लिक में हर आदमी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उस लंबरदार को इस तरीके से नहीं डांटना चाहिए था। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ थी, अगर कोई डीसी साहब को उसकी लैंग्वेज पे गुस्सा था, तो डीसी साहब बाद में जान के उसको एज ए लंबरदार जो है वो एक गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा लेता है, वो डिप्टी कमिश्नर के अधीन होता है, वो रेवेन्यू का एक हिस्सा होता है। डीसी साहब उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन मैं आपको डीसी साहब की मजबूरी बता रहा हूँ कि डीसी साहब को ऐसे तरीके से घेरा हुआ है कि डीसी साहब बेचारे उनको कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, फंसे हुए। मिशन जम्मू यूनाइट आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा। मिशन यूनाइट को चलाने वाले वही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में सत्ता सुख भोगा, भाजपा की सरकार में सत्ता सुख भोगा, और अब जम्मू की याद आई है। लेकिन उसी बैठक में आपके कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी मौजूद थे। तो क्या समझें कि अब कांग्रेस भी मिशन जम्मू का हिस्सा बन रही? देखिए निशांत जी, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रमन भल्ला साहब वहाँ हमारी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उसमें मीटिंग में गए थे, लेकिन वो इंडिविजुअली अपने व्यक्तिगत तौर पर गए थे, वो पार्टी की तरफ से नहीं गए थे वहाँ। और वहाँ कुछ ऐसा था भी नहीं, वहाँ जम्मू के कंसर्न में बात थी। तो हर एक पार्टी, हर एक लीडर, उसका अपना कोई सोचने का तरीका हो सकता है। वो लोग वहाँ गए थे, वो रमन भल्ला साहब पार्टी की तरफ से नहीं गए थे, वो सिर्फ उसकी तरफ से गए थे इंडिविजुअली और अपने व्यक्तिगत तौर पर वहाँ गए। मिशन जम्मू यूनाइट को किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, क्या जिन नेता की मैंने बात की, कांग्रेस में सत्ता सुख होगा, भाजपा में सत्ता सुख होगा, NC के साथ कोलिशन में रहे, PDP के साथ कोलिशन में रहे, कहने का मतलब कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं बचा जिसके साथ वो सरकार में ना रहे हों। लेकिन आज जम्मू की याद आ रही है, और आप लोगों की, हम लोगों की, जम्मू के डोगरा की याद आ रही है। मैं आपको निशांत जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा, और इस सवाल का जवाब भी आपको बड़ा तर्क के साथ दूंगा। मेरा अपना मानना है, जब से मैंने होश संभाली है, मैंने 3-4 चीफ मिनिस्टर देखे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड आप RTI लगा के रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, जो कुछ कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को दिया है, खासकर जम्मू प्रोविंस को दिया है, अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे पाई है। उसके पीछे की एग्जांपल आपको बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर अभी तक सिर्फ कांग्रेस ने दिया, गुलाम नबी आज़ाद के रूप में। अभी तक जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो चीफ मिनिस्टर जो थे वो कश्मीर रीजन के थे, और कांग्रेस ने अपनी 17 सीटें होने के बावजूद अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाई, PDP के साथ सरकार बनाई, और PDP के साथ सरकार बनाने के टाइम आप देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है, 2.5 साल का टेन्योर गुलाम नबी आज़ाद साहब को मिला। और वही चीज़ आप ये जो जम्मू के ठेकेदार बने हुए हैं, मैं इनकी बता दूं आपको, इनको 25 MLA बने थे, लेकिन इन्होंने सरेंडर किसके आगे किया? इन्होंने महबूबा मुफ्ती के आगे सरेंडर किया। स्पेसिफिकली अगर हम नेता की बात करें जिन्होंने कांग्रेस का सुख भी भोगा, BJP का भी भोगा, लेकिन अब डोगराओं की बात की जा रही है, जम्मू की बात की जा रही है, उन नेताओं किस तरह से देखते हैं इस पूरे मिशन को? मिशन यूनाइट, जम्मू यूनाइट की अगर बात करें, क्या आप मानते हैं कि इस बात में कोई तर्क है कि जम्मू अलग राज्य बना दिया जाए? देखिए, ये एक बड़े लेवल की बात है कि जम्मू को अलग राज्य बनाना चाहिए। नहीं, आपकी व्यक्तिगत, आपकी अगर जनप्रतिनिधि है, आप कांग्रेस का हिस्सा है, मेरी एक राय है कि जम्मू को जो है वो उसके बराबर राइट्स मिलने चाहिए। जम्मू को चीफ मिनिस्टर भी मिलना चाहिए, जम्मू को बराबर के हक भी मिलने चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप किसी रिलीजन के बेस के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं कि हम हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे या हम मुसलमान चीफ मिनिस्टर देंगे, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी उसके खिलाफ है।
हमने एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को दिया जिसने जम्मू के साथ पूरा जस्टिस किया। और मैं कहता हूँ जितना टाइम गुलाम नबी आज़ाद साहब को मिला और आज़ाद साहब के टाइम जितना काम जम्मू रीजन में हुआ, मुझे लगता नहीं किसी भी चीफ मिनिस्टर के टेन्योर में इतना काम हुआ। 50+ का नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस की बात क्या ही करें, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन भाजपा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है जम्मू कश्मीर को। 50+ का नारा दिया है, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी शो हो रहा है कि हम लेके रहेंगे, हमारा मुख्यमंत्री आने वाला है। क्या लगता है, जनता भी आप देखते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या हो पाएगा वो नारा पूरा? मेरी बात सुनिए, नारा देने में क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है। यहाँ 50 का नारा दे रहे हैं, मुझे लगता है पंजाब में कहीं 70 का ना दे दें। नारे देना भारतीय जनता पार्टी का काम है और भारतीय जनता पार्टी के 14 ऐसे नारे मेरे पास लिखे हुए हैं जिनके ऊपर आज तक एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 35 रुपये पेट्रोल देने की बात करती थी और आज पेट्रोल 135 के करीब जाने वाला है। ये तो हिमाचल ने इनको धोखा दे दिया कि इनकी 3-4 रुपये के रेट कम हो गए। अदरवाइज ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 15 लाख लोगों को देने की बात करती थी और आज ये 5 किलो राशन पे आ गए हैं कि 5 किलो राशन देंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो गैस सिलेंडर को कहती थी कि बहुत ज़्यादा महंगाई की मार हो गई है आपकी बार मोदी सरकार। मुझे बताइए आज की डेट में डिमोनेटाइजेशन का भारतीय जनता पार्टी एक फ़ायदा बता दे, आतंकवाद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना वोट मांग के दिखा दे। ये बहुत सारे नारे हैं, भारतीय जनता पार्टी की आदत है नारे देने की। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता इनकी हवा निकाल रहे हैं। पंजाब, हिमाचल, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद यूपी, हर जगह इनकी हवा निकलने वाली है। आप देखते जाइए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ये सब आपके सामने आ गया। गुलाम नबी आज़ाद 18 तारीख को कठुआ की धरती पर आने वाले हैं। बड़ा फेरबदल भी हुआ है। अक्सर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शिकायत रहती है, यार कहाँ जाएं, गुटबाजी है, सुनता कोई नहीं है। एक तरफ जो बात जग जाहिर है, एक तरफ मीर गुट है और एक तरफ आज़ाद गुट है, और समय समय पर ये देखने को भी मिला। क्या लगता है कि एक विपक्ष को जहां एक तरफ मजबूती दिखानी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ आपस में उलझे हुए हैं, कितना नुकसानदायक रहता है? निशांत जी, मैं आपको जो ग्रुपिज्म की बात है ना, डेमोक्रेसी जो है और पॉलिटिक्स जो है, वो उसकी शुरुआत, उसका जन्म ही ग्रुप से हुआ है। डेमोक्रेसी की जो इन्वेंशन हुई है, डेमोक्रेसी का जो जन्म हुआ है, वो ग्रुप से हुआ है कि 4 लोग इस पक्ष में होंगे, 4 लोग इस पक्ष में होंगे। अब घर में भी आप देख सकते हैं ग्रुपिज्म होता है, लेकिन हमारी पार्टी में जो ग्रुपिज्म है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं कह सकते कि ग्रुपिज्म से बची हुई है। हर एक पार्टी में ग्रुपिज्म होता है, लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बारी आएगी, हम लोग सब आपको इकट्ठे दिखेंगे, हम लोग सब आपको एक प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे और हमारा एक ही जो गोल होगा वो होगा भारतीय जनता पार्टी को हराने का। गुलाम नबी आज़ाद साहब वापस आ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब 18 तारीख को दयालाचक में उनका एक प्रोग्राम होने जा रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। उसमें आप देख लेंगे कि लोग, अभी भी कांग्रेस यहाँ पे है और आने वाले समय में आपको बड़ी जल्द कांग्रेस आपको दिखने वाली है। एक आखिरी सवाल करूंगा, तीखा सवाल रहेगा, क्योंकि जुम्मा 7 वर्ष हुए हैं आपको आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं और आप कैसे कर रहे हैं? अभी हमारी सम्मानित अभिनेत्री पद्मश्री लेके उन्होंने कहा कि 2014 को हमें आज़ादी मिली है। कांग्रेस ने क्या किया और महात्मा गांधी जी ने क्या किया? जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उन्होंने क्या किया? मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप एलाबोरेट करके बताइए। मेरी बात सुनिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पद्मश्री की अगर तौहीन कहीं हुई है ना, तो वो वहीं पे हुई है। पद्मश्री जिसका बनता था वो आपको भी पता है जी। पद्मश्री अगर मैं कहूँ, अगर मुझे कहीं कोई मेरी राय मांगी जाए तो मैं कहूँ कि पद्मश्री बनता था सोनू सूद का जी, जिस आदमी ने कोविड के टाइम देश की गरीब जनता की हेल्प की। एक तो कंगना रनौत का वो बनता नहीं था। अब बीजेपी ने फेवर किया क्योंकि बीजेपी का उसके साथ है, इन्होंने 2-4 लोग ऐसे रखे हुए हैं जो मीडिया में आके सनसनी फैला के अपना 1-2 बयान ऐसा देते हैं कि जिसका इनको पूरे देश में फ़ायदा होता है। ये कंगना रनौत जैसे लोग इन्होंने खुद रखे हुए हैं। अब कंगना रनौत से और कंगना रनौत को पद्म विभूषण दिलवाने वालों को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये इस देश में सर्वोपरि किसको मानते हैं? ये मानते हैं इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी को। भाई प्रधानमंत्री जी 75th अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी, फिर उनको वो मनाना छोड़ देना चाहिए, फिर तो 7th मनाना चाहिए।
फिर आपको 75th क्यों मनाना है? आप पूरे देश की तौहीन कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को मैं आपको भी कहूँगा, ऐसे लोगों को इनके लिए क्वेश्चन और इनके लिए बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग इसीलिए ये बातें करते हैं किस पे कि हमें टीआरपी मिले, हमें मीडिया में हाइप मिले। बात मानता हूँ, इस देश को ये जो सवाल इसने खड़ा किया है कंगना रनौत ने, ये सवाल आप एक बार महसूस करके देखिए कि ये सवाल क्या उन लोगों पे निशाना नहीं है जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर की है जी। ये उन लोगों की तौहीन नहीं है जिन लोगों ने 100 साल अंग्रेज़ों से लड़कर अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे दी, अपनी कुर्बानियाँ दे दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, इन लोगों ने अपनी 23 साल की उम्र में अपनी जानें इस देश के लिए कर दी। क्या उनकी तौहीन नहीं मानेंगे? मैं तो कहता हूँ इनके खिलाफ तो कंप्लेंट बनती है। और मुझे लगता है आज मैंने किसी मीडिया चैनल में देखा है, मीडिया में, कि इनके खिलाफ आज कोई 4-5 रजिस्टर्ड हुए हैं केस इनके खिलाफ। तो ये लोग ऐसे होते हैं, ये लोग मीडिया में अपनी हाइप बनाने के लिए आके मीडिया में उल्टा सीधा बयान देंगे और अपने आप को फिर सुर्खियों में रखेंगे। तो छोड़िए इस बात को, देश हमारा वही है, देश वही रहेगा। और हम सुना है चुनाव भी आने वाले हैं, कांग्रेस की तैयारी किस तरह से है? सवाल आखिरी हो चुका था, लेकिन एक एडिशनल क्वेश्चन चाहे कि सरकार है, अब तोहफे मिल रहे हैं, तो एक सवाल आपको तोहफे में है कि कांग्रेस की तैयारी किस तरह से? देखिए निशान जी, कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी भी बना रही है, प्लान भी बना रही है। कांग्रेस की पूरी तैयारी है इलेक्शन लड़ने के लिए। आपको थोड़े दिनों में सब कुछ दिख जाएगा, सब कुछ आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस पूरे दमखम के साथ निकलेगी और लोगों को भी इस बात का पता है, आम जनता को भी इस बात का पता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई अल्टरनेट है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कांग्रेस पार्टी है, दूसरा अल्टरनेट कहीं पे भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे विनय शर्मा जी को, जो जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और साथ ही एक बहुप्रिय चुने हुए नुमाइंदे हैं। पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ साथ प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से। लेकिन अगर बात की जाए मौजूदा हालातों की, इन्होंने कहा है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैप्चर करके रखा गया है। अब किसी भी वक्त जाइए, इंतजामिया के नुमाइंदे के साथ पार्टी का नुमाइंदा तोहफे में मिलेगा। बात की जाए अगर आज़ादी की, तो आज जो लोग कहा करते थे कि आज़ादी का मजाक बनाया गया है, आज उन्हीं लोगों के समक्ष और उन्हीं लोगों द्वारा स्पॉन्सर्ड कह सकते हैं, उन लोगों द्वारा आगे किया हुआ चेहरा बता सकते हैं कि आज आज़ादी का मजाक बनाया जा रहा है। लोकतंत्र पर इन्होंने बात की, लोकतंत्र बहाली की बात तो क्या ही करें, लोकतंत्र को कत्ल किया जा रहा है। आम नुमाइंदा आवाज़ नहीं उठा सकता, जिला इंतज़ामिया, रियासत का इंतज़ामिया, वो चाहे किसी भी प्रकार का इंतज़ामिया हो, टोटली हावी हो चुका है। चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस की तैयारी है, गुटबाजी पर भी इन्होंने बात की। बहरहाल बता दिया कि मौका आने पर एक हो जाएंगे। बहुत जल्द कुछ खास सवालों के साथ, खास शख्सियतों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें रियासत।